दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पशु परिचर पार्ट बी के प्रश्न, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अर्थात वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल भी मिस ना करिए। और इसमें पशु परिचर के अलावा यह वीडियो कृषि प्रयोगशाक, LSA पशुधन सहायक, इन परीक्षाओं के लिए भी रामबाण साबित होगा। और पशु परिचर में तो इस वीडियो से 99.99% प्रश्न आपको 1 या 2 या 3 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को देख करके नोट्स भी बना सकते हो, तो बिल्कुल भी मिस ना करिए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। तो चलते हैं पार्ट बी, जो इसमें 45 प्रश्न आएंगे पशु परिचर में। इसमें पहला टॉपिक है सामान्य ज्ञान एंड उनकी परिभाषा। तो पहले प्रश्न में चलते हैं हम इसके। बकरी पालन कब शुरू हुआ? बकरी पालन कब शुरू हुआ? 7700 BC में शुरू हुआ। तो इसमें 7700 BC राइट हो जाएगा, 2 नंबर राइट। चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर में। भेड़ों का घर किससे कहा जाता है? भेड़ों का घर, तो दोस्तों भेड़ों का घर राजस्थान को कहा जाता है। भेड़ों का घर राजस्थान इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है, टाइगर स्टेट। अब 3 नंबर, निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। असंगत युग्म, एक तरफ पशु है और दूसरी तरफ उनके वैज्ञानिक नाम। गाय है, गाय को बोस इंडिकस भी कहते हैं और बोस टोरस भी कहते हैं। बोस इंडिकस और बोस टोरस दोनों ही गाय के वैज्ञानिक नाम है। बकरी कापरा या केपरा हिरकस, केपरा हिरकस भी बकरी का वैज्ञानिक नाम है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही है। और ये पूछ रहा है कि असंगत, असंगत बताना है। तो मुर्गी 3 नंबर में मुर्गी इक्वस केवेलस, ये गलत है दोस्तों। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिक्स होता है। गैलस डोमेस्टिक्स ये मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है, जबकि इक्वस केवेलस ये गलत है। और सुअर जो है, सुअर 4 नंबर पे देख लेते हैं। सुअर है, सुअर का वैज्ञानिक नाम डोमेस्टिक्स है। डोमेस्टिक्स के अलावा इसको सुस डोमेस्टिक्स भी कहते हैं, अर्थात दोनों ही इनके वैज्ञानिक नाम है। सुस डोमेस्टिक्स और डोमेस्टिक्स दोनों ही सुअर के वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें मुर्गी वाला असंगत है इसमें, अर्थात मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिक्स होगा। चलते हैं 4 नंबर में। मुर्गी किस कुल से संबंधित है? 4 नंबर पूछ रहा प्रश्न कि मुर्गी किस कुल से संबंधित है। तो मुर्गी है जो फासियानी कुल से संबंधित है दोस्तों। और बोविडी है, बोविडी कुल से संबंधित गाय भैंस, गाय भैंस का कुल बोविडी है। ऊँट का कुल कैमेलिडी है और सुअर का कुल सुइडी है। तो गाय भैंस का बोविडी, ऊँट का कैमेलिडी, सुअर का सुइडी और मुर्गी का कुल फासियानी हो गया। तो आप नोट्स बनाकर भी लिख सकते हो, इसमें आप कॉपी में लिख लीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। और एक वैज्ञानिक नाम वाला प्रश्न आपको ज़रूर आएगा। 99.99% एक प्रश्न वैज्ञानिक नाम वाला ज़रूर आएगा। और चलते हैं आगे 5 नंबर में। 5 नंबर, भेड़ में नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? भेड़ में नाड़ी की गति, भेड़ की पूछ रहा, भेड़ में नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो भेड़ में 70 से 80 होती है, 70 से 80 भेड़ और बकरी में। और 40 से 50 भैंस में होती है नाड़ी की गति प्रति मिनट, 40 से 50 भैंस में। और 32 से 50 ऊँट में होती है, 32 से 50 तक ऊँट में। और इनके अलावा गाय में 50 से 70 तक होती है, गाय में 50 से 70, 50 से 70 तक गाय में होती है नाड़ी की गति। और 32 से 50 ऊँट हो ही गया। तो नाड़ी की गति वाले में इसमें भेड़ की पूछ रहा, तो भेड़ में 70 से 80 हो जाएगा। भेड़ और बकरी में 70 से 80 प्रति मिनट होता है। चलते हैं आगे 6 नंबर, घोड़ी में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? घोड़ी में बच्चा देने की क्रिया फुलिंग कहलाती है, जबकि मुर्गी में बच्चा देने की क्रिया हैचिंग कहलाती है। और सुअर में बच्चा देने की क्रिया फेरोविंग और गाय भैंस ऊँट में बच्चा देने की क्रिया काविंग कहलाती है। चलते हैं आगे 7 नंबर में, नवजात सुअर को कहते हैं।
नवजात जो सूअर होता है उसको पिगलेट कहा जाता है, पिगलेट। और नवजात जो भेड़ का बच्चा होता है उसे लेम्ब कहते हैं, और नवजात बकरी का बच्चा होता है उसे किड कहते हैं, और युवा मुर्गी को पुलेट कहा जाता है, युवा मुर्गी को पुलेट कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर। गाय में युवा मादा को कहा जाता है, युवा मादा। गाय में युवा मादा जो होती है, युवा मादा, उसको हिप्पर कहा जाता है, हिप्पर। और गाय भैंस का नवजात जो बच्चा होता है उसे काल्प कहते हैं। तो काल्प जो कहते हैं गाय भैंस के नवजात बच्चे को कहते हैं, और हिप्पर गाय में युवा मादा होती है उसको कहते हैं। गाय के शरीर का औसत तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो गाय के शरीर का औसत तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और गाय के शरीर का औसत तापमान 99.5 से 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। जो सर्दी में 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और गर्मी में 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। तो इसमें औसत 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट को सही माना गया है। और यदि 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि ऑप्शन में आ जाता तो ये 100% सही होता। चलते हैं आगे। ऊँट में मध्यकाल होता, ऊँट में मध्यकाल जो होता है 1 से 7 दिन का होता। ये घंटे नहीं है, दिन है। 1 से 7 दिन का होता ऊँट में मध्यकाल। और भैंस में मध्यकाल जो होता है, भैंस में 12 से 36 घंटे, 12 से 36 घंटे का मध्यकाल भैंस में होता है। और बकरी में 24 से 72 घंटे का मध्यकाल बकरी में होता है, 24 से 72 घंटे का। और दोस्तों इसके अलावा 8 से 24 घंटे का मध्यकाल गाय में होता है। 8 से 24 घंटे का मध्यकाल जो होता है वो गाय में होता है, 8 से 24 घंटे। और भेड़ जो होती है, भेड़ में 24 से 48 घंटे का मध्यकाल होता है। ये ध्यान रखना, भेड़ में मध्यकाल 24 से 48 घंटे, और गाय में मध्यकाल 8 से 24 घंटे, और 12 से 36 घंटे भैंस में, और 24 से 72 घंटे बकरी में मध्यकाल होता, जबकि 1 से 7 दिन ऊँट में होता। चलते नेक्स्ट 11 नंबर। भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता? भैंस का गर्भकाल 310 दिन का होता है, और गाय का गर्भकाल 281 दिन का होता है, और ऊँट का गर्भकाल 389 दिन का होता है। इसके अलावा भेड़ का गर्भकाल 146 दिन का होता है, भेड़ का 146 या 147 भेड़ का होता है। और बकरी का जो होता है, बकरी का 151 से 155 के मध्य होता है। सॉरी, 151 से 155 दिन का जो गर्भकाल होता है वो बकरी का होता है। और मुर्गी की बात की जाए तो मुर्गी में 21 दिन का गर्भकाल होता है, अर्थात 21 दिन में चूजे अंडा तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो ये था गर्भकाल के बारे में। भैंस का हो जाएगा इसमें 310 दिन, गाय का 281, 389 ऊँट का हो जाएगा। इसके अलावा भेड़ का गर्भकाल 146 दिन, बकरी का 151 से 155 दिन। चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर। 12 में निम्न में से सत्य है। एक तरफ पशु का नाम और दूसरी तरफ मांस का नाम। एक तरफ पशु का नाम और दूसरी तरफ उसके मांस का नाम। गाय के मांस को बिप कहते हैं। गाय के मांस को क्या कहते हैं? बिप। और सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। ऊँट के मांस को हिली बघेल कहते हैं, हिली बघेल। और बछड़ा जो होता है नवजात बछड़ा, उसके मांस को विल कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों भैंस जो होती है, भैंस के मांस को बफन कहते हैं, भैंस के मांस को बफन। और भैंस के अलावा बकरी होती है, बकरी के मांस को चेवन। और मटन कहते हैं भेड़ के मांस को, और चिकन कहते हैं मुर्गी के मांस को। ये याद रखना, गाय के मांस को बीफ कहते हैं, ऊँट के मांस को हिली बघेल, सुअर के मांस को पोर्क, और नवजात बछड़े के मांस को विल। और मटन कहते हैं भेड़ के मांस को, बफन कहते हैं भैंस के मांस को, चेवन कहते हैं बकरी के मांस को, और चिकन कहते हैं मुर्गी के मांस को। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इसमें सत्य पूछा है तो चारों ही सत्य होंगे। तो दोस्तों ऐसे
प्रश्नों का आप बिल्कुल भी मिस ना करिए, क्योंकि गाय का जो मांस होता है उसको बीफ कहते हैं, बफन भैंस के मांस को, चेवन बकरी के मांस को, मटन भेड़ के मांस को, चिकन मुर्गी के मांस को, और पोर्क सुअर के मांस को, विल बछड़ा नवजात बछड़े के मांस को, विल गाय के मांस को, और ऊँट के मांस को हिली बघेल कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। भेड़ में गुणसूत्र की संख्या होती है, भेड़ में गुणसूत्र की संख्या 54 होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या 54, और घोड़े की बात की जाए तो घोड़े में गुणसूत्र की संख्या 64, और ऊँट की बात की जाए तो ऊँट में गुणसूत्र की संख्या 74 होती है। भेड़ में 54, घोड़ा में 64, ऊँट में 74, और इनके अलावा गाय होती है, गाय और बकरी में 60 होती है। गुणसूत्रों की संख्या गाय और बकरी में 60, और एक दलदली भैंस होती है उसमें 50, और भारतीय भैंस होती है उसमें 50, और मुर्गी में 78 गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ये था दोस्तों गुणसूत्रों का क्वेश्चन, तो आपको सभी बता दिए हैं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या पूछ ली जाए तो भेड़ में 54 है, गाय और बकरी में 60, भैंस जो है जो दलदली भैंस होती है, दलदल में बैठने वाली भैंस होती है उसमें 48, और भारतीय भैंस की बात की जाए तो 50, 78 होती है मुर्गी में, 54 भेड़ में, इसके अलावा 64 है घोड़े में, और 74 है ऊँट में। ये गुणसूत्रों की संख्या। चलते हैं नेक्स्ट। चौदह नंबर, वयस्क नर जो होता है दोस्तों, वयस्क नर उसको कुक कहा जाता है। मुर्गी में बधियाकृत नर जो होता है, बधियाकृत नर को केपन कहते हैं, बधियाकृत नर को केपन कहते हैं। वयस्क मादा होती है उसको हेन कहते हैं। युवा नर जो होता है उसको कोक कहते हैं, और युवा मुर्गी होती है उसको पुलेट कहा जाता है, और वयस्क नर होता है उसको कुक कहा जाता है। ऊँट में मध चक्र कितने दिन का होता है? मध चक्र, ऊँट में मध क्रम या मध चक्र जो होता है वो ऊँट में कितने दिन का होता है? ऊँट में 14 दिन का होता है। ऊँट में कितने दिन का होता है? ऊँट में 14 दिन का होता है। गाय भैंस बकरी इसमें मध चक्र 21 दिन का होता है, और भेड़ में मध चक्र 16 या 17 दिन का होता है। तो ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मध चक्र के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप अपनी कॉपी में नोट्स वगैरह बना करके लिख सकते हो, लिखना चाहो तो ऊँट में मध चक्र जो है 14 दिन का होगा, और गाय भैंस बकरी में 21 दिन, भेड़ में 16 दिन का मध चक्र होता है। दोस्तों अब आपको लगा हो कि वीडियो में थोड़ा बहुत दम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बड़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, जो आपके लिए पशु परिचर की परीक्षा में रामबाण साबित होगा। आगे 16 नंबर, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना कब व कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना 21 सितंबर 1984 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुई। 21 सितंबर 1984 को हुई बेंगलोर कर्नाटक में। भैंस व बकरी की क्रमशः मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? तो भैंस की तो 20 है, और बकरी की 37। भैंस की 20 नस्लें मान्यता प्राप्त है, और बकरी की 37 नस्लें मान्यता प्राप्त है। चलते हैं आगे 18 नंबर, कृषि के घरेलू सकल उत्पादन में पशुपालन का योगदान कितना प्रतिशत है? पशुपालन का योगदान 27% है। पशुओं के आधुनिक प्रजनन के पिता कौन है? तो आधुनिक प्रजनन के पिता अलाउंस लूस है। चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर, श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? दोस्तों श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और श्वेत क्रांति को ऑपरेशन पल्लड़ के नाम से भी जाना जाता है, और ऑपरेशन पल्लड़ 3 चरणों में पूरा हुआ। प्रथम चरण की शुरुआत 1970 में हुई, दूसरे चरण की शुरुआत 1978 में हुई, और तीसरे चरण की शुरुआत 1985 में हुई। तो ऑपरेशन पल्लड़ 3 चरणों में पूरा हुआ। पहला चरण की शुरुआत 1970 में, दूसरे चरण की शुरुआत 1978 में, और तीसरे चरण की शुरुआत 1985 में हुई। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत जो हुई श्वेत क्रांति अर्थात दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसकी शुरुआत 1970 में हुई। अब चलते हैं ऊँटनी के
दूध की एकमात्र डेयरी कहाँ स्थित है? ऊँटनी के दूध की डेयरी है बीकानेर। कहाँ पर है? बीकानेर। इसके अलावा बीकानेर में बेर अनुसंधान केंद्र, खजूर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में ही है। अर्थात राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में, खजूर अनुसंधान केंद्र और बेर अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में ही है। अविका नगर टोंक में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अविका नगर, मालपुरा, टोंक में। और जोधपुर में काजरी और आफरी दोनों ही जोधपुर में है। और करनाल हरियाणा में NDRI है। NDRI तो करनाल हरियाणा में NDRI है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई। NDRI का पूरा नाम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल हरियाणा में इसकी स्थापना 1955 में की गई। और इसके अलावा एक है NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अर्थात राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना आनंद, गुजरात में की गई है। और आनंद, गुजरात में की गई, इसकी स्थापना 1965 में की गई। तो बोर्ड की बात आ जाए तो बोर्ड कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में। NDDB आनंद, गुजरात में, जिसकी स्थापना 1965 में की गई। और NDRI जिसकी स्थापना 1955 में की गई, ये करनाल हरियाणा में है। अब चलते हैं आगे। केंद्रीय ऊँट विकास बोर्ड कहाँ पर है? केंद्रीय ऊँट विकास बोर्ड केंद्रीय ऊँट विकास बोर्ड बीकानेर में और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में। केंद्रीय ऊँट विकास बोर्ड आ जाए ऊँट तो बीकानेर में और ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में स्थित है। और इसके अलावा आगे टोंक में है टोंक में CSWRI अर्थात सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है, जो अविका नगर टोंक में है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई। तो CSWRI कहाँ पर है? अविका नगर टोंक में और इसकी स्थापना 1962 में की गई। सॉरी दोस्तों, वे जानवर जिन्हें मानव द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए रखा जाता है, मानव के द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए पाला जाता है या रखा जाता है, उससे पालतू पशु और घरेलू पशु दोनों ही कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट 24 नंबर। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। रजत क्रांति संबंधित है तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, जिसे सिल्वर क्रांति भी कहते हैं। चलते हैं आगे। सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? तो सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा डेयरी सांचौर में है। चलते हैं आगे। 6 महीने से कम उम्र के मवेशियों अर्थात गायों या भैंसों को कहते हैं तो काफ कहते हैं, काल्प। तो 3 नंबर राइट हो जाएगा, ये 4 इसमें गलत है। 28 नंबर, नवजात मेमने का वध करके खाल निकालना क्या कहलाता है? नवजात जो बच्चा होता है भेड़ का, और ये भेड़ की कराकुल नस्ल इससे संबंधित है, अर्थात भेड़ की जो कराकुल नस्ल है उसके जो मेमने होते हैं उनको मार करके खाल निकालने की क्रिया होती है, वो पेल्ट कहलाती है। और कराकुल नस्ल को पेल्ट के लिए ही पाला जाता है। कराकुल जो नस्ल है इसको पेल्ट के लिए ही पाला जाता है। विनिंग अर्थात बछड़े को अपनी माँ से अलग जो रखा जाता है उससे विनिंग कहते हैं। और मोहेर है जो बकरी की अंगोरा नस्ल से प्राप्त किया जाता है। और पश्मीना एक बकरी की नस्ल है। चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आपको सब्सक्राइब और लाइक शेयर करने से ही हम मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होते हैं तो मोटिवेट होने के कारण ही नए नए वीडियो लाते हैं, और डेली आपके लिए नया वीडियो लाते रहेंगे हम पशुपालन का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब 29 नंबर टीजर है। टीजर का मतलब टीजर बुल। टीजर है बंध्याकृत नर। बंध्याकृत जो नर होता है जिससे हम सांड कहते हैं, सांड जो होता है बंध्याकृत नर, उसको टीजर बुल के नाम से जाना जाता है।
तो टीजर बुल या टीजर व्यंजक नर हो जाएगा। मांस हेतु पाले जाने वाले कुक्कुट को कहते हैं, जो मांस के लिए पाला जाता है, मांस प्राप्ति के उद्देश्य से, उस कुक्कुट को हम ब्रायल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रायल्ट। और जो मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गियों को जो आहार दिया जाता है, राशन दिया जाता है, उससे ब्रायलर राशन कहते हैं। ब्रायलर राशन कहते हैं जो मांस उत्पादन के लिए मुर्गियों को दिया जाता है। कैपन जो कहते हैं बंध्याकृत नर जो होता है, मुर्गी कुक्कुट जो होता है बंध्याकृत कुक्कुट नर, उसको कैपन कहते हैं। और कोक जो है युवा नर जो होता है, मुर्गी में मुर्गियों का युवा नर जो होता है कोक कहलाता है। पुलेट जो होता है, पुलेट युवा मुर्गी जो होती है उसे पुलेट कहते हैं। डॉकिंग की क्रिया कब करनी चाहिए? डॉकिंग है जो भेड़ से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन आ सकता है कि डॉकिंग किस से संबंधित है, डॉकिंग किस पशु से संबंधित है, तो ये भेड़ से संबंधित है। और डॉकिंग का अर्थ होता है कि नवजात जो मेमने होते हैं, छोटे मेमने, उनकी पूँछ जो काटी जाती है, उनकी पूँछ को काटना डॉकिंग कहलाता है। और यह क्रिया 1 से 2 सप्ताह में कर ली जाती है। तो डॉकिंग की क्रिया कब करनी चाहिए? 1 से 2 वीक में। और डॉकिंग किसे कहते हैं? तो डॉकिंग नवजात जो मेमने होते हैं भेड़ के, उसकी पूँछ को काटना डॉकिंग कहलाता है। और डॉकिंग भेड़ से संबंधित है, ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट 32 नंबर। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए। 32 नंबर, डीबिकिंग से आशय। डीबिकिंग का मतलब होता है कि डीबिकर एक मशीन होती है, डीबिकर मशीन, जिसकी सहायता से मुर्गियों की चोंच काटी जाती है। और मुर्गियों की चोंच काटने की जो क्रिया होती है, मुर्गियों की चोंच काटने की क्रिया, उस क्रिया को डीबिकिंग कहते हैं। और मुर्गियों की चोंच काटने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उससे डीबिकर कहते हैं। और मुर्गियों की छोटे जो चूजे होते हैं उनकी चोंच इसलिए काटी जाती है क्योंकि चोंच नहीं काटने की दशा में चूजे एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देते हैं, जिससे घायल करने की जो क्रिया होती है उसे कैनिबलिज्म कहते हैं। अर्थात चूजों द्वारा चोंच मारकर एक दूसरे को घायल करना कैनिबलिज्म कहलाता है। और चोंच जो काटा जाता है, चोंच काटने की क्रिया 1 माह में की जाती है। 1 माह के चूजे हो जाते हैं तब काटी जाती है। और 1/4 ऊपरी हिस्सा काटा जाता है। चोंच का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा, उसका 1/4 हिस्सा, और नीचे का जो हिस्सा होता है, चोंच की नीचे की चोंच होती है, उसका 1/8 भाग काटा जाता है। और दूसरी बार चोंच काटी जाती है तो 3 से 3.5 माह में काटी जाती है। तो डीबिकिंग से ऐसे हो जाएगा मुर्गी की चोंच काटना। और मुर्गी की चोंच काटने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उससे डीबिकर मशीन कहते हैं। जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे डीबिकर मशीन कहते हैं। और चूजों द्वारा चोंच मारकर एक दूसरे को घायल कर देना कैनिबलिज्म कहलाता है। और चोंच काटने की क्रिया 1 माह में की जाती है शुरू में। और ऊपरी चोंच होती है उसका 1/4 हिस्सा काटा जाता है और नीचे की चोंच का 1/8 हिस्सा काटा जाता है। दूसरी बार चोंच काटने की क्रिया 3 से 3.5 माह में की जाती है। तो दोस्तों, इससे संबंधित एक प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान रखना कैनिबलिज्म क्या है। तो चूजों द्वारा चोंच मारकर एक दूसरे को घायल करना कैनिबलिज्म कहलाता है। और मुर्गी की चोंच काटने की जो क्रिया है वो डीबिकिंग कहलाती है। चूजों को 8 सप्ताह की आयु से, अर्थात 8 वीक की आयु से, चूजों को 8 सप्ताह की आयु से अंडा उत्पादन आयु तक के पालन पोषण को कहते हैं। तो ग्रोअर मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोअर मैनेजमेंट। और लेयर्स राशन जो दिया जाता है अंडा उत्पादन हेतु, जो आहार दिया जाता है उसे लेयर्स राशन कहते हैं। मुर्गियों को अंडा उत्पादन के लिए जो, अर्थात हम अंडा उत्पादन के उद्देश्य से यदि मुर्गियों को पाल रहे हैं तो अंडा उत्पादन के लिए जो मुर्गियों को आहार दिया जाता है उसे लेयर्स राशन कहते हैं। और मांस प्राप्ति के लिए जो राशन दिया जाता है, अर्थात आहार दिया जाता है, उसे ब्रायलर राशन कहते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस वीडियो से आपको 99.99% 1 या 2 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, पशु परिचर की परीक्षा में। तो दोस्तों, बिल्कुल भी मिस ना करिए। और मिलते हैं सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ऐसे ही नए नए वीडियो हम प्रतिदिन लाते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।